जय हिंद दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है चौहान वंश से संबंधित। ठीक है साथियों, इसके बारे में भी अनेकों मत मतांतर है कि कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, कहां से इनका संबंध माना जाता है। इसके लिए हर विद्वान अलग अलग मत दे रहा है अपना। देखिए, सूर्यवंशी माना इनको जीएच ओझा ने, चंद्रवंशी माना दोस्तों अचलेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है उसमें इसको चंद्रवंशी माना गया है। साथ ही दशरथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण वंश से संबंधित माना है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि चौहानों का संबंध दशरथ शर्मा के अनुसार कहां से है, तो आपको याद रखना किससे, ब्राह्मण से। इनका एक राजा होता दोस्तों वासुदेव। बिजोलिया का अभिलेख मिला एक 551 ईस्वी का, ये इसका कार्यकाल बताया जाता है दोस्तों वासुदेव का। और बिजोलिया अभिलेख में वासुदेव को आदि पुरुष माना गया है चौहानों का। साथ ही इसने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। ठीक है साथियों, अगला शासक होता दोस्तों इनका एक गोवक प्रथम, गोवक फर्स्ट। दोस्तों चौहान जो प्रारंभिक दौर में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत माने जाते थे, गोवक ने इनको गुर्जर प्रतिहारों के सामंत से दोस्तों मुक्त कराया था। दोस्तों इनका मुख्य प्रश्न है कि चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की सामंताई से मुक्त किसने करवाया, तो वो कौन था, गोवक प्रथम था। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। अगला राजा दोस्तों विग्रहराज द्वितीय, ये एक बड़ा शासक रहा, इनका शक्तिशाली शासक रहा दोस्तों। हर्षनाथ मंदिर का जो अभिलेख है 1973 का, उसमें इसके कई विजयों का उल्लेख मिला है। इसमें बताया गया है कि गुजरात के चालुक्य शासक था मूलराज, इसने मूलराज को हराया था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, हर्षनाथ मंदिर के अभिलेख के अंतर्गत। ठीक है साथियों, अगला शासक हुआ दोस्तों इनके गोविंद तृतीय। इसको दोस्तों वेरीघट्ट की उपाधि दी गई। वेरीघट्ट दुश्मनों का संहारक किसमें दिया गया, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में इसकी उपाधि दी गई वेरीघट्ट। फरिश्ता कहता है, फारसी इतिहासकार है दोस्तों ये कहता है जो इसने गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया, वहीं पे इसको दमन करके वापस भगा दिया। दोस्तों इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना शक्तिशाली शासक रहा। आपको याद रखना वेरीघट्ट और फरिश्ता ने क्या कहा था, किसके बारे में कहा था, ये गोविंद तृतीय के बारे में। प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं पहले। अजय राज दोस्तों एक बड़ा शासक हुआ इन सबके बाद में, 1105 में शासक बनता है दोस्तों। और 1113 में इसने अजय मेरू नाम का शहर बसाया, जिसको वर्तमान में हम अजमेरी बोलते हैं। वहां पर तारागढ़ दुर्ग भी बनवाया दोस्तों इसने दोस्तों चांदी व सोने के सिक्के चलवाए, जिसका नाम हुआ करता था अजय प्रिय द्रम्ब। और अपने उन सिक्कों के ऊपर अपनी रानी सोमल देवी या फिर सोमलवती भी बोलते हैं उनको, उनका चित्र अंकित करवाया। दोस्तों इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जैन अनुयायियों को मंदिर बनाने की अनुमति भी दी तथा पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश भी दान किया। दोस्तों इसने स्वर्ण कलश किसने दान किया, अजय राज ने दान किया। ठीक है साथियों, अजय मेरे बसाया चांदी सोने के सिक्के थे, उसको अजय प्रिय दम्भ बोलते थे, और रानी सोमलवती का नाम इस पर छपवाया। दोस्तों ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगले शासक अर्णोराज के बारे में। दोस्तों तुर्कों व मालवा के शासकों को इसने हराया। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने तुर्कों जो मालवा के शासक थे उनको पराजित किया। ठीक है, इनने निर्माण करवाया दोस्तों एक तो आना सागर झील का, जो वर्तमान में अजमेर में है। इनको आना जी भी कहते थे, तो नाम से स्पष्ट है कि आना सागर किसने बनवाई, अर्णोराज ने। ठीक है दोस्तों, साथ में इन्होंने पुष्कर के अंतर्गत क्या बनवाया, एक वराह मंदिर बनवाया। ठीक है, और जैन संप्रदाय के जो खत्रगच्छ अनुयायी थे, जैन संप्रदाय दोस्तों जो खत्रगच्छ के अनुयायी थे, उनको इसने अपने राज्य में भूमि दान दी मंदिर बनवाने के लिए, आश्रम बनवाने के लिए। दोस्तों देवबोध और धर्मघोष नाम के दो महान विद्वान हुआ करते थे, वो इनके ही काल में जन्मे थे। दोस्तों चालुक्यों से ये पराजित हुआ, तुर्कों व मालवा के शासकों को हराया इसने तथा चालुक्यों से ये पराजित हुआ। दोस्तों ठीक है, खत्रगच्छ के अनुयायी को भूमि दान दी, देवबोध और धर्मघोष इनके काल में विद्वान हुआ करते थे। अगला बड़ा शासक दोस्तों विग्रहराज फोर्थ। आमतौर पर सवाल आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, विग्रहराज और पृथ्वीराज तृतीय से। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। ये तो पहली बात तो ये कि ये पहला शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था तोमरों को हरा करके। ठीक है दोस्तों, और इसने गजनी के जो खुसरो शाह था, खुसरो शाह, उसने गजनी के खुसरो शाह को हराया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि भी दी। याद रखना आपको, कवि बांधव की उपाधि किसने दी और किसको दी, दोनों चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। इसने दोस्तों निर्माण करवाया एक संस्कृत पाठशाला का, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसकी दीवारों पर अपने जो नाटक थी हरिकेली, उसकी पंक्तियां गुदवाई। लेकिन कालांतर में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ तो इसने संस्कृत पाठशाला को गिरवाकर वहां पर एक मस्जिद बनवा दी, जिसे वर्तमान में हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हरिकेल नाटक पंक्तियां गुदवाई कहां पर, संस्कृत पाठशाला पर। संस्कृत पाठशाला तुड़वाकर क्या बनवा दिया गया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसकी रचना थी दोस्तों हरिकेली नाटक। इस नाटक लिखा था हरिकेली,
ठीक है। इसका दरबारी था सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज की रचना की। किलहोर्न जो एक विद्वान थे, इतिहासकार थे, इन्होंने इनकी तुलना कालिदास और भवभूति से की। किस आधार पे? लेखन क्षमता के आधार पर, क्योंकि कालिदास ने भी इतनी रचनाएं लिखी, तो उनके आधार पर इसने तुलना की कालिदास और भवभूति से। कहा जाता है कि इनका काल था वो सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल माना जाता है। आप देख सकते हैं सामरिक दृष्टि से भी दोस्तों ये दिल्ली पर अधिकार कर रहा है, गजनी के खुसरो शाह को हरा रहा है ये। दूसरी तरफ सांस्कृतिक रूप से भी देखिए, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा रहा है, नाटक लिख रहा है, अपने दरबार में ऐसे विद्वानों को स्थान दे रहा है जो रचनात्मक दृष्टि से बहुत उन्नत है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें विग्रहराज फोर्थ के बारे में। अगला शासक है दोस्तों हमारे पास पृथ्वीराज तृतीय, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक और सबसे प्रसिद्ध शासक शायद सांबर का। मात्र 11 वर्ष की आयु में दोस्तों ये शासक बन गए थे। इनके कुछ सामरिक महत्व देखते हैं दोस्तों। जब ये शासक बने दोस्तों तो 1182 में इसने सतलज के भंडारक, एक जनजाति हुआ करती थी दोस्तों भंडारक, उनका इसने दमन किया। 1182 में ही महोबा के साथ इनका युद्ध हुआ। महोबा के परमर्ददेव चंदेल के साथ इनका युद्ध हुआ। परमर्ददेव चंदेल के बारे में कहा जाता है, उनके सेनापति के बारे में, आला और उदल, बड़े पराक्रमी शासक योद्धा थे दोस्तों। उनके सेनापति हुआ करते थे आला और उदल। ठीक है। कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के साथ इनका संघर्ष हुआ दोस्तों, जिसमें जयचंद गढ़वाल को हारना पड़ा। इसके पीछे कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल इनको नीचा दिखाने के लिए एक राजसूय यज्ञ कर रहे थे और पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति अपने दरवाजे पर लगा देते हैं। मूर्ति पत्थर की बनी हुई, और उसमें फूलों की माला की बजाय चप्पलों की माला पहना दी जाती है। साथ ही अपनी पुत्री जो संयोगिता थी उनका स्वयंवर भी करते हैं उस वक्त भी, और स्वयंवर में सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है सिवाय पृथ्वीराज तृतीय को छोड़ के। लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय से विवाह करना चाहती थी। किसी भी शासक के गले में माला पहनाने की बजाय उस मूर्ति में जाके माला पहना दी, और पृथ्वीराज उसे वहां से उठा करके ले जाता है, और इस दौरान इनके बीच काफी संघर्ष होता है। हालांकि दोस्तों कई लोग इतिहासकर्ता इसको एक किंवदंती या फिर एक कथा मानते हैं, कोई इसे काल्पनिक मानता है तो कोई इसे सच मानता है। सबके अलग अलग मत रहे हैं, हमें उस पर नहीं जाना कि वो सही है गलत है। हमें तो जिसके आधार पर पूछ जाएगा उसका हम जवाब दे देंगे। हमें अगर पूछेगा कि अबुल फजल के अनुसार क्या ये सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। हमें पूछेगा जीएच ओझा ने इसका काल्पनिक बताया कि सत्य बताया, तो हम बता देंगे काल्पनिक बताया। हमें उस कहानी से मतलब नहीं है, हमारे एग्जाम में जो सवाल आएगा उसके आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है साथियों। इसके दोस्तों दो पक्ष हैं, एक तो इसके पक्ष में रहे और एक इसके विपक्ष में रहे। पक्ष से मतलब इस कथा को, इस कहानी को, इस घटना को सत्य किसने माना? दशरथ शर्मा ने सत्य माना, अबुल फजल ने माना, सीवी वैद ने माना और गोपीनाथ शर्मा ने माना। और इसको काल्पनिक किसने माना? जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रोमिला थापर और आरएस त्रिपाठी ने इसको क्या माना? सिर्फ कपोल कल्पनाएं माना। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। इनके दो मुख्य युद्ध दोस्तों जो मोहम्मद गोरी के साथ हुए, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में, और इसमें विजय हुए पृथ्वीराज थर्ड। यह इनकी एक गलती रहेगी दोस्तों, हारने के बाद इन्होंने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। अगर उस वक्त मोहम्मद गोरी को मार दिया होता तो शायद आगे ये नौबत ना आती। लेकिन हमारी परंपरा रही दोस्तों कि हम निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं उठाते, जो क्षमा याचना पे आतुर हो जाए उस पर हम हथियार नहीं उठाते। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों 1192 में। एक साल बाद मोहम्मद गोरी अपने सेना को और ताकतवर बनाकर के वापस आता है तराइन के मैदान में 1192 में, और पुनः युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है, और वो हार सुनिश्चित करती है भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रांताओं बाहरी शासकों का शासन को, जिसमें मुगल भी हुए, अंग्रेज, डच वगैरह सब आए फिर तो, लेकिन दिल्ली के ऊपर दोबारा किसी भारतीय स्थानीय शासक का कब्जा नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों। इसके दरबारी विद्वान थे जयानक और चंद्रबरदाई। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासु रचना की। ठीक है साथियों। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी इसको पकड़ के ले जाता है पृथ्वीराज को, साथ में चंद्रबरदाई को भी लेके जाता है। जो पृथ्वीराज तृतीय तो शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े माहिर थे, और कहा जाता है एक कथा है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासु के अंतर्गत कि वो शब्द भेदी बाणों के माध्यम से गोरी का वध करते हैं। पर चंद्रबरदाई उनको इशारों में समझाते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चुके चौहान। तो शब्द भेदी बाणों के माध्यम से वो इशारों में समझाते हैं कि मोहम्मद गोरी उससे कितने दूर बैठा है और वो किस आधार पे तीर चलाए कि उसको मोहम्मद गोरी को जाकर के लगे। उसमें कहावतें बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान बैठा मत चुके चौहान। तो इस इशारों में 4 बांसों जितनी लंबाई 24 गज उसके ऊपर अंगुल अष्ट प्रमाण 8 अंगुलियों के प्रमाण, 8 अंगुलियों की जैसे ऊंचाई होती है ना, उतनी दूरी पर कौन बैठा है? सुल्तान मोहम्मद गोरी। मत चुके चौहान, चौहान मार दे इसको। तो शब्द भेदी बाणों के माध्यम से
मोहम्मद गोरी को ये मार देता है। ये चंद्र बरदाई के अनुसार है, हालांकि कई विद्वान इस मत को खंडन करते हैं, इसका सही नहीं मानते इसको। ठीक है साथियों, ये कुछ बातें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। चौहान वंश के शासकों में ये मुख्य शासक थे, इनसे ही प्रश्न बनते आए हैं और बनने वाले प्रश्न इनमें से ही बन जाएंगे। बड़ी किताब पोथी पढ़ने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं अगले शासकों के बारे में। चौहान वंश के कुछ एक शासक और दोस्तों, उन्हें भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं दोस्तों रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान में दोस्तों स्थापना की थी गोविंद राज ने। सबसे पहला शासक यह पृथ्वीराज तृतीय का ही पुत्र था दोस्तों, जो रणथंभौर चला गया और वहां पर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इस पूरे रणथंभौर के इतिहास दोस्तों पूछने लायक एक ही राजा है, हम्मीर। उसके बारे में देख लेते हैं। इसने दोस्तों दिग्विजय की नीति अपनाई और इसने मेवाड़ के समर सिंह को हराया। ठीक है, और 1291 में जलालुद्दीन का जब आक्रमण हुआ तो उसके आक्रमण को भी इसने असफल किया। इसके प्रतिशोध में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण करता है। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण था दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के दो भगोड़े थे, विद्रोही थे, के हब्रू और मोहम्मद शाह। इनको शरण दी थी हमीर ने। हमीर के पास जब ये आए, हमीर ने इनको शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी के कई बार चेताने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शरण से इन्हें निर्मुक्त नहीं किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और इस आक्रमण के दौरान दोस्तों, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दोस्तों हमीर युद्ध हार जाते हैं और हमीर को केसरिया करना पड़ता है और इनकी रानी रंगदेवी को जौहर करना पड़ता है। ठीक है साथियों, इनके संबंध में दोस्तों कई ग्रंथ छपे हुए हैं। हमीर महाकाव्य जो कि नयन चंद्र सूरी ने लिखा था, हमीर रासो जो कि जोधराज ने लिखा था, हमीर हट जो कि चंद्रशेखर ने लिखा था। दुनिया में दोस्तों हमीर हट बड़ा प्रसिद्ध है। और हमीर के हट के बारे में दोस्तों कथन भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब बोलता है कि हमारे भगोड़ों को तुम छोड़ दो, तो हमीर हट धारण कर लेता है कि मैं अपने शरण में आए लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। तो हमीर के हट के रूप में कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है दोस्तों, ये कथन कहा जाता है हमीर के हट के बारे में। ना तो त्रिया तेल दोबारा चढ़ता है और ना हमीर का हट दोबारा चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम जालोर के चौहानों के बारे में। जालोर के चौहान दोस्तों, इसका संस्थापक था कीर्तिपाल 1181 में। इसके प्रसिद्ध शासकों में दोस्तों एक ही हुआ, कानड़ देव, जिसके काल में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, इसलिए हम इसको याद रखते हैं। दोस्तों 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण किया। सिवाना का दुर्ग दोस्तों जालोर के अंतर्गत ही आता है और ये गुजरात जो मार्ग है उसके बीच में पड़ता है दोस्तों। ये सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आक्रमण हुआ था। लेकिन यहाँ पे कई कहानियां, कई किंवदंतियां जग जाहिर है कि किस किस कारण से, आगे हम देखें उन चीजों को भी। 1308 में दोस्तों सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और सिवाना के दुर्ग को जीत करके वहां का प्रशासक बनाया कमालुद्दीन कुर्क को, और वहां के नाम बदल के रख दिया दोस्तों खैराबाद। किसका नाम बदल के रखा? खैराबाद, सिवाना के दुर्ग को। ठीक है दोस्तों, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण होता है। जालोर को वो जीत लेता है और जालोर का नाम बदल कर रख देता है दोस्तों जलालाबाद। जालोर आसानी से जीतने लायक तो नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ धोखेबाज और विश्वासघाती के कारण बड़ी से बड़ी सत्ता भी गिर जाती है। तो जालोर के शासक कानड़ देव के एक सरदार हुआ करते थे, बीका दहिया। इनके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी को मार्ग मिला, जिससे कि उन्होंने जालोर दुर्ग को जीत लिया और कानड़ देव को हार का सामना करना पड़ा और साका करना पड़ा। लेकिन दोस्तों नैणसी जी एक जो कवि हैं, इतिहासकार भी है, उनका अलग मत रहा है इसके ऊपर। उनका मानना है कि जो कानड़ देव के पुत्र थे वीरम देव, उनसे विवाह करना चाहती थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, उसका नाम था फिरोजा। फिरोजा बेहद पसंद करती थी वीरम देव को, लेकिन वीरम देव उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसके ऊपर कई प्रस्ताव भेजते हैं शादी के, लेकिन वीरम देव साफ स्पष्ट तौर पर मना कर देते हैं। और नैणसी अपनी भाषा में वीरम देव का जवाब देते हैं, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे में परनीजू तुर्कड़ी पश्चिम उगे भान। यानी कि अगर मैं इस तुर्क मतलब अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों तुर्क जाति का था, तो मैं अगर इस तुर्कड़ी से विवाह करता हूं तो मेरे मामा का कुल जो कि भाटी है वो ल जाएगा, मेरा कुल जो चौहान है वो ल जाएगा, और यदि मानो कि मैंने इससे शादी कर ली तो यो मानो कि सूर्य भी पश्चिम दिशा से उगेगा। तो ये कथन दोस्तों कवियों की महिमा लग रही है। इन्होंने अपने तरीके से पता नहीं क्या क्या गढ़ दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय में परनीजू तुर्कड़ी तो पश्चिम उगे भान। ठीक है दोस्तों, ये नैणसी का मत रहा कि वीरम देव एके की पुत्री को, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, इसको शॉर्टकट में इतिहास में एके बोलते हैं,
एक की पुत्री फिरोजा को शादी के लिए मना कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया जालोर के, रणथंभौर के, चौहान। हमने चौहान कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं अगले शासकों के बारे में।